Hello students, we were discussing about the kinematics of decay products of unstable particles और इसमें हम कहाँ तक कर चुके थे। इसमें हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर चुके थे T1 + T2 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m1 माइनस m2 इंटू c²। ये कहलाता है मास डिफेक्ट या मास लॉस भी कह सकते हैं, द्रव्यमान हानि, डेल्टा एम। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में इसको हमने डेल्टा एम कहा था। और यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 + m2। m1 m2 दीज आर द रेस्ट मास ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स। m1 m2 किसके मासेस है? प्रोडक्ट। हमने ये इक्वेशन ली थी ना, पाई प्लस माइनस किस में ब्रेक होता है? म्यू प्लस माइनस में और न्यूट्रिनो में। ठीक है, तो ये m1 m2 जो है वो इन दोनों के मासेस हैं और m जो है वो आपका अनस्टेबल पार्टिकल का मास है। ठीक है, रेस्ट मास। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला था कि m इज़ ग्रेटर देन m1 + m2, यानी कि स्मॉल m मास ऑफ दी दिस पार्टिकल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दी प्रोडक्ट पार्टिकल्स के जो मास हैं उनसे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट सेकंड मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें होगा क्या भाई? अभी तक हमें दोनों का टोटल मिला है, यानी कि ये T1 T2 क्या है? दीज आर दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स, यानी कि म्यू पार्टिकल और न्यूट्रिनो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जीज है ये। तो हमें सम मिला है दोनों का, T1 + T2। अब हम फाइंड करेंगे कि T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो शुरू करते हैं T1 T2 निकालने के लिए क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, अच्छा, हमने एक 4 मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी थी। कौन सी? सिंस P म्यू इज इक्वल्स टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू, है ना। यानी कि जो अनस्टेबल पार्टिकल है उसका 4 मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स जो अनस्टेबल पार्टिकल है उनके 4 मोमेंटम के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम देख चुके थे। तो यहाँ से आप क्या कर लो, इस P1 म्यू की वैल्यू ले लो। तो P1 म्यू कितना हो जाएगा? P म्यू माइनस P2 म्यू हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग आप लोगों की अब तक जो चली है, मेरे को याद नहीं है क्या नंबरिंग चल रही थी। ठीक है, तो आप लोग देख लेना नंबरिंग क्या चल रही है, मेरे को ढूंढने पड़ेंगे वो पेजेस कहाँ हैं। ठीक है, नंबरिंग आप लोग देख लेना, जो भी चल रही है उसमें इसको आप उस हिसाब से नंबर डाल देना। ठीक है, मेरे हिसाब से 1 2 3 इसको डाला था, 4 5 6 इसको डाला था। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नंबर 8 होगा। ठीक है, 7 तक मैं डाल चुकी थी, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है 8 होगा ये। ठीक है, तो मैं इसको नंबर डाल रही हूँ अब 9। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 9 का इसके खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं। ठीक है, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन जो भी कहते हो आप, ऑफ इक्वेशन 9 विद इटसेल्फ। ठीक है भाई, ले लो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इधर क्या आएगा आपके पास? P1 म्यू स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा? इसको इसी के साथ करोगे तो पहली टर्म आएगी P म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर माइनस 2P म्यू डॉट P2 म्यू। ठीक है, यही आएगा, है ना। अब मुझे इनके, इसकी और इसके, इन तीनों की वैल्यू में कोई झंझट नहीं है। जो इक्वेशन 4 5 6 है आपकी, है ना, 4 5 6, वहाँ पे P1 म्यू स्क्वायर की वैल्यू भी है, P म्यू स्क्वायर की भी है, इसकी भी है। इसकी निकालनी है मुझे P म्यू डॉट P2 म्यू की। ठीक है, इसको मैं नंबर डाल के चल रही हूँ 10। ठीक है, सिंस P म्यू डॉट P2 म्यू, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आप देखो, इक्वेशन आपकी होगी 1 और 3rd, वहाँ से हम इसकी डॉट पी, इक्वेशन 1 में आपके P म्यू की वैल्यू है और इक्वेशन 3rd में आपके P2 म्यू की वैल्यू है। 1 की वैल्यू क्या है? 0 आयोटा MC, ये है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है? P2 कॉमा आयोटा M2C² प्लस T2। ठीक है, और नीचे आपका C। समझ में आ रही है बात आपको? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, कैसे करोगे? मोमेंटम का मोमेंटम के साथ, एनर्जी का एनर्जी के साथ। तो ये तो ज़ीरो है ना, मोमेंटम का मोमेंटम के साथ करोगे तो ज़ीरो, केवल एनर्जी का बचेगा। इसमें ये माइनस, ये आयोटा और ये आयोटा माइनस बन जाएगा और ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? आपका बचेगा माइनस का M2C² प्लस
T2, यही बचेगा और कुछ भी ये बचेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 11, अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 11 की वैल्यू यहाँ पे रखूँगी और इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 की वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ रखूँगी। तो मैं कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग 4, 5, 6 एंड 11 इंटू 10, ठीक है। मेरे को तो ये नंबर याद आ रहा है, बाकी मैं बता रही हूँ आपको, इसकी और इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है भाई, ठीक है। वैल्यू रखो, P1 म्यू स्क्वायर कितना था, माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर, पता है हमको पहले से, इतना ही था, ठीक है। P म्यू स्क्वायर कितना था, ये था अनस्टेबल पार्टिकल का रेस्ट मास है स्मॉल m, ठीक है। इसका कितना था, माइनस आएगा, है ना, माइनस का M2 C स्क्वायर, और इसको ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2m M2 C स्क्वायर प्लस T2, ठीक है भाई। मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए T2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो कंप्लीट इक्वेशन में कहीं पे भी T1 नहीं आ रहा, T2 आ रहा है, हमें यही तो चाहिए, हम T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो, मुझे चाहिए T2 की वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, T2 इज इक्वल टू, वो देखो आप, या फिर आप एक काम करो, एक साथ नहीं करती हूँ, आप ऐसा करो, 2m, ठीक है, M2 C स्क्वायर प्लस T2, इसको मैंने एक तरफ ले लिया, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन एक तरफ ले लिया, बाकी क्या क्या बचा आपके पास, M स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, T2 कितना आ जाएगा आपके पास, M स्क्वायर आपका, है ना, माइनस माइनस क्यू प्लस, एक मिनट, ये वाला माइनस आएगा, है ना, M स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 स्क्वायर, ये तो एक तरफ ले लो, इधर कितना आ जाएगा नीचे आपका 2m, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का M2 C स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा भाई, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब आप ले लो एलसीएम, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, T2 इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस M2 माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर, है ना, और माइनस का 2m M2 C स्क्वायर और नीचे 2m, ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला था, इस टर्म 2 वाली टर्म से पता चलता है कि होल स्क्वायर किसका बनेगा, क्योंकि इसमें दो टर्म आती हैं, एक तो ये वाली, तो m और m2 का होल स्क्वायर बनेगा, इकट्ठे करो वो टर्म्स जो m और m2 के होल स्क्वायर में आएंगे, m और m2 के होल स्क्वायर में देखो ये माइनस वाली है तो m माइनस m2 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, तो m स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास m2, ये भी स्क्वायर ही है, ठीक है, m2 हाँ स्क्वायर है ये, ठीक है। तो क्या किस किस का होल स्क्वायर बनेगा, m माइनस M2 का होल स्क्वायर, कौन कौन सी टर्म आ गई काम, ये वाली और ये वाली टर्म काम में आ गई, बाहर क्या बच गया C स्क्वायर, और क्या बच गया माइनस का M1 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो करो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, m माइनस M2 का होल स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C स्क्वायर को बाहर निकाल लो और नीचे आ गया 2m, ठीक है। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, बना लो इसको। T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, m माइनस M2 ए प्लस बी, है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा m माइनस M2 ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और क्या आ गया C स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 2m, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये आपका वही पुराना मित्र है आपका, ये डेल्टा एम है ना, मास डिफेक्ट जो मैंने आपको बोला था वो ये लिख दूँ मैं। और ये क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे, सिंस डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना था, m माइनस M1 माइनस M2 था, ठीक है। तो इसको तो मैं डेल्टा एम लिख दूँगी, पर मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास T2 की वैल्यू M2 की फॉर्म में ही मिले, M1 नहीं आया उसमें, तो मैं M1 को रिप्लेस कर दूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी जगह तो मैं डेल्टा एम लिख दूँगी, रिप्लेस किस में करना पड़ेगा, इसको यहाँ नहीं लिख सकती मैं डेल्टा एम,
बात समझ में आ रही है आपको? इधर डेल्टा एम नहीं लिख सकती मैं, तो इधर मैं क्या कर रही हूँ, m1 की वैल्यू रिप्लेस करूँगी यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो यहाँ से मेरे पास m1 कितना आएगा, मेरे पास आएगा m माइनस m2 माइनस डेल्टा m, उसको मैं यहाँ रखूँगी, समझ में आ गई, और इसकी जगह पर डेल्टा m रखूँगी, ठीक है। देयरफॉर T2 कितना हो जाएगा m माइनस m2, m1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, प्लस m माइनस m2 माइनस डेल्टा m, ठीक है। इसकी जगह पर डेल्टा m और सी स्क्वायर, नीचे कितना है 2m, ठीक है भाई। अब देखो क्या क्या बचा आपके पास, ये देखो ये 2m2 बन गया, ये 2m बन गया, और एक ये है, ठीक है। तो T2 कितना आ गया 2m माइनस 2m2 माइनस डेल्टा m, ठीक है। और बाहर कितना आ गया डेल्टा m सी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये दोनों जोड़ दिए मैंने, ये दोनों ऐड कर दिए, और ये डेल्टा m बच गया, समझ में आ गई, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, पर लेकिन हम एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहते हैं जो कि T1 से भी लिंक करे और जिसको याद करने में भी आसानी हो, ठीक है। उसको बनाने के लिए कर रही हूँ मैं इसके आगे वाला काम, वो ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। और वो कुछ खास नहीं है, ऐसा वो नहीं है स्टेप जो आपको याद नहीं रहेगा। एलसीएम तोड़ दो बस, ठीक है। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। 2m2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m2 अपॉन स्मॉल m, इधर इसका एलसीएम तोड़ो, क्या बचेगा माइनस का डेल्टा m अपॉन 2m, और इधर कितना आएगा बाहर डेल्टा m सी स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट पार्टिकल बाय डिकेइंग ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल, समझ में आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये देखो, ये इक्वेशन हो गई आपकी, जो रिजल्ट मिला है हमें, इससे पहले जो मिला था 11 तक इक्वेशन हम यूज़ कर चुके हैं, तो ये हो गई 12। अब आप क्या करोगे, T1 फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गई, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट पार्टिकल। अब देखो जो T1 होगा ना, वो आपको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। T1 क्या आएगा, बस उसमें यहाँ M2 की जगह पर M1 आ जाएगा। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो, बस आपको करना क्या रहेगा कि यहाँ जैसे आपने क्या किया था, P1 म्यू निकाला था, आप यहाँ से निकालो P2 म्यू, समझ में आ गई। फिर P म्यू माइनस P1 म्यू आएगा, उसको खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, फिर उसको कैलकुलेट करो, वहाँ पे T1 आएगा, समझ में आ गई। पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक जगह ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू रिप्लेस की थी, यहाँ m1 की जगह पर फिर m2 की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और पूरे प्रोसीजर को जब आप फॉलो करोगे तो T1 की वैल्यू में आपका क्या आएगा, बस ये m2 रिप्लेस हो जाएगा m1 से, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल के लिए आएगा, तो एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस m1 अपॉन स्मॉल m माइनस डेल्टा m अपॉन 2m इंटू डेल्टा m सी स्क्वायर। अब आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें आपको एक से ही दो इक्वेशन याद हो रही है, इसलिए मैं आपको इस एक्सप्रेशन में बताना चाह रही थी, समझ में आ गई आपको। तो T1 भी कैलकुलेट हो गया, T2 भी कैलकुलेट हो गया, T1 प्लस T2 भी कैलकुलेट हो गया। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, T1 T2 को जब आप ऐड करोगे ना, तो आपके पास यही इक्वेशन आएगी, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, सिंपल सा टॉपिक है और पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, यानी कि देहली अभिक्रिया ऊर्जा। उस हालांकि आप देहली अभिक्रिया ऊर्जा पढ़ोगे थोड़ा बहुत जानते भी होगे, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी आपको कि देहली का क्या मतलब होता है, यानी कि थ्रेशोल्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, कहाँ यूज़ में आती है, इसको हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग फोर मोमेंटम, ठीक है। हालांकि आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा ना, कहाँ पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा बहुत देखा होगा, वहाँ पे भी थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज़ में आती है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो है थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी, ठीक है। थैंक यू।